बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। मैं लेक्चर नंबर 1 फेज़ का स्टार्ट हो रहा है अभी, ये जो हमारा अगस्त सितंबर का सेशन है। तो इसमें हमने चैप्टर नंबर 6 को स्टार्ट करना है अभी। और जो चैप्टर है आपका वर्क एंड एनर्जी का, ऑलरेडी जो चैप्टर आपके हो चुके हैं वो हैं आपके 1, 2, 3, 4, 5। और उसके बाद आपका अब हम चैप्टर नंबर 6 कर रहे हैं। 6 के बाद हम करेंगे 9। तो फिर उसके बाद आपके रिमेनिंग चैप्टर जो रह जाएंगे वो आपके चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 होगा। तो अभी जो आपका ये सेशन है, ये अगस्त सितंबर का, इसके अंदर हमने यही 2 चैप्टर करने हैं अभी, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7। और फिर इसके बाद जो हमें कोई टाइम रिमेनिंग मिलता है ऑनलाइन लेक्चर्स का, तो उसमें हम प्रीवियस जो है वो चैप्टर 1, 2 और 5 उनके जो मेन टॉपिक्स होंगे, या अगर आपको कोई डिफ़िकल्ट टॉपिक लगता हो तो आप उसको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बता दीजिएगा। तो उन मेन टॉपिक्स को जो है वो हम वहाँ से रिवाइज़ कर लेंगे। तो इस तरीके से आपके जो है ये सारे चैप्टर रिसेंटली हो चुके होंगे कि वो 1, 2, 5 रिवाइज़ हो जाएंगे। 6, 7 अभी अप कर रहे हैं, और 3 और 4 जो है वो भी आपने रिसेंटली पिछले सेशन में किए हैं ऑनलाइन लेक्चर्स में। तो इस तरीके से ये 7 चैप्टर्स होंगे जो अगर आपके अक्टूबर के स्टार्ट में कॉलेज में आके एग्ज़ाम होते हैं तो उसमें ये 7 चैप्टर्स आपके ज़रूर इंक्लूडेड होंगे। फिर उसके बाद आपके पास अगर जो दिसंबर टर्म का एग्ज़ाम होगा तो उसमें ऑब्वियसली सारा सिलेबस होगा, जो रिमेनिंग 7, 8 रह जाएगा वो भी हम जो है वो उसको कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6 को। तो चैप्टर नंबर 6 तो आपका ज़्यादातर थ्योरेटिकल बेस्ड है, इसके अंदर इतनी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। और चैप्टर नंबर 9 आपका वैसे इस वजह से आसान है कि आपको बल्कि उससे रिलेटेड होमवर्क भी दिया हुआ था समर वेकेशन से, क्योंकि वो ऑलरेडी आपका सारा चैप्टर आपने क्लास 7 में पढ़ा होता है। वो कन्वेक्शन, कंडक्शन और रेडिएशन से रिलेटेड सारा चैप्टर है। तो अभी हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। वर्क और एनर्जी जो है वो, वैसे तो डेली लाइफ में हम वर्क और एनर्जी के बारे में बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं, लेकिन फिज़िक्स की टर्म के अंदर वर्क किसको कहते हैं, एनर्जी किसको कहते हैं, इसको हमने डिटेल से देखना है आज। जनरली वर्क रेफर्स टू परफॉर्म सम टास्क और जॉब। कि अगर हम बात कर रहे हो किसकी, डेली लाइफ की, तो वर्क का मतलब ये होता है कि हमने कोई काम किया या हमने कोई टास्क परफॉर्म किया। लेकिन साइंस के अंदर वर्क का अपना एक स्पेसिफिक प्रिसाइज मीनिंग है। आप हर काम को वर्क नहीं कह सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा जो है वो कैरिंग अ लोड इज़ डूइंग वर्क, बट ही इज़ नॉट डूइंग वर्क इफ़ ही इज़ नॉट मूविंग वाइल कीपिंग द लोड ऑन हिज हेड। के एक बंदा सर पे सीमेंट का बैग उठा के खड़ा हुआ है तपती धूप के अंदर, ठीक है, किस वजह से खड़ा हुआ है, किसी का इंतज़ार कर रहा है, क्या कर रहा है, वो उसका अपना हेडेक है। शायद जो है ना कुछ बंदा उसको देख के कहे कि ये बंदा काम लगा हुआ है। तो लेकिन साइंस के लिहाज से उसका कोई वर्क नहीं है। इसी के से लेट सपोज एक बंदा जो है वो बड़ी ज़ोर से जो है वो किसी दीवार को पुश कर रहा है कि शायद वो टूट जाए, और ये इस तरह वो काम लगा हुआ है वो करने। तो अगेन हम यही कह रहे होंगे कि वैसे डेली लाइफ के लिहाज से वो को काम लगा हुआ है करने, लेकिन साइंस या फिज़िक्स के टर्म के अंदर उसका कोई वर्क नहीं हो रहा होता। साइंस के अंदर वर्क किसको कहते हैं कि जब आप किसी चीज़ के ऊपर फोर्स लगाते हैं और फोर्स लगाने से उस ऑब्जेक्ट के अंदर मूवमेंट भी आती हो। अगर आप फोर्स लगा रहे हैं लेकिन ऑब्जेक्ट के अंदर कोई मूवमेंट नहीं आ रही, तो हम ये कहेंगे कि आपने कोई वर्क नहीं किया। साइंटिफिकली वर्क इज डन व्हेन ओनली व्हेन एन एफर्ट और अ फोर्स मूव एन ऑब्जेक्ट। व्हेन वर्क इज़ डन एनर्जी इज़ यूज्ड। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि वर्क और एनर्जी आपस में इंटर रिलेटेड टर्म्स होती हैं। कि जब आपने वर्क करना है आपको अपनी बॉडी की एनर्जी इस्तेमाल करनी पड़ती है। तो
और इसी तरीके से अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट से, किसी मशीन से वर्क लेना है तो भी आपको उस मशीन के अंदर एनर्जी होनी चाहिए ताकि वो वर्क कर सके। इसी तरीके से अगर आप अपनी बॉडी के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर एनर्जी लेकर आना चाहते हैं ना, तो आपको उसके लिए वर्क करना पड़ेगा। ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अगर आप अपनी बॉडी में या किसी मशीन के अंदर एनर्जी स्टोर करना चाहते हैं, एनर्जी लाना चाहते हैं, तो आपको वर्क करना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर आप किसी जगह पर कोई काम करना चाहते हैं तो आपको अपनी एनर्जी भी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो ये दोनों चीज़ें आपस में जुड़ी रहती हैं। Thus, work and energy are related to each other. The concept of energy is an important concept in physics. It helps us to identify the changes that occur when a work is done. जब वर्क होता है तो एनर्जीज बॉडी के अंदर या किसी मशीन की एनर्जीज में क्या चेंजेस आते हैं वो जो है वो हम तभी समझ सकते हैं अगर हमें वर्क और एनर्जी का जो फिज़िक्स में कॉन्सेप्ट है वो सही तरीके से पता होगा। तो ये तीन चीज़ें ये आपस में रिलेटेड हैं, वर्क और एनर्जी, और तीसरी चीज़ क्या है, पावर। वर्क, एनर्जी और पावर, इन तीनों चीज़ों को हमने गौर से देखना है। वर्क और एनर्जी तो आपस में इसी तरह की इंटर रिलेटेड टर्म्स हैं कि जहाँ वर्क इस्तेमाल हो रहा है, वर्क का वर्ड है, वहाँ पर आप एनर्जी की भी बात कर सकते हैं। जहाँ एनर्जी है वहाँ वर्क की बात भी कर सकते हैं। दोनों की यूनिट भी सेम है, दोनों का एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट सेम है, लेकिन पावर का थोड़ा सा पावर का इनके साथ ताल्लुक है, लेकिन पावर इनकी जो है वो की जगह पर रिप्लेस नहीं किया जा सकता पावर को वर्क या एनर्जी की जगह पर। अब हम देखते हैं वर्क को डिटेल में। ये आपका लॉन्ग का टॉपिक होगा और क्वेश्चन नंबर 1 भी आपका इस चैप्टर के बारे में यही होगा, एक्सप्लेन वर्क। लॉन्ग के अंदर आता है ये। तो वर्क क्या, इन फिजिक्स वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी एंड मूव इट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। अगर आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं और उसमें मूवमेंट भी हो रही है, लेकिन शर्त ये है कि मूवमेंट जो है उसकी कहाँ पर होनी चाहिए, उसी डायरेक्शन में होनी चाहिए जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बंदा सर के ऊपर जो है वो एक पानी से भरी हुई बाल्टी रखी हुई है उसने, और वो चल रहा है, वो पूरे शहर में चल के आ जाए, कोई कहे जी इसने बड़ा काम किया बाल्टी के ऊपर, तो फिज़िक्स की वर्डिंग के अंदर उसका, साइंस की वर्डिंग के अंदर उसका कोई वर्क नहीं होगा। उसकी क्या रीज़न है? उसकी रीज़न ये है कि वो बंदा उस बकेट को फोर्स दे रहा था किस तरफ, ऊपर की तरफ, तभी तो बकेट उठी हुई थी। लेकिन क्या बकेट मूव ऊपर की तरफ कर रही थी या आगे की तरफ कर रही थी? जिस डायरेक्शन में वो बंदा बकेट को फोर्स दे रहा था, क्या बकेट उसी डायरेक्शन में मूव कर रही थी? नहीं, बकेट तो आगे की तरफ मूव कर रही जिस तरफ बंदा चल रहा है। तो इस वजह से हम बहुत इजीली कह सकते हैं कि उसका बकेट के ऊपर कोई वर्क नहीं है। बाज़ार बंदा देख के कह सकता है कि इसने शायद बड़ा काम किया, लेकिन फ़िज़िक्स के अंदर कंडीशन ये है कि अगर आप बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं तो पहली बात यह है कि उस बॉडी में फोर्स लगने के बाद मूवमेंट होना ज़रूरी है। दूसरी कंडीशन ये है कि मूवमेंट भी उस डायरेक्शन में होनी चाहिए जिस डायरेक्शन में आपने बॉडी पर फोर्स लगाई है। अगर उसमें मूवमेंट नहीं हो रही फिर तो पहले सिरे से ही आपकी बात क्लियर होगी कि वर्क उसमें हो ही नहीं रहा। आप फोर्स लगाते रहें, सारा दिन लगाते रहें, किसी दीवार को पुश करते रहें, दीवार में मूव नहीं हो रही, तो बस फोर्स लग रही है, वर्क नहीं हो रहा। मूवमेंट होना कंडीशन है। सेकंड कंडीशन क्या है कि मूवमेंट अगर हो रही है तो उसी डायरेक्शन में होनी चाहिए जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स अप्लाई की है। ये इसका कोर कॉन्सेप्ट है, मेन कॉन्सेप्ट है, जो होप सो आपको क्लियर हो चुका होगा। इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ भी नहीं है। नेचरली greater is the force acting on a body and longer is the distance moved by it, larger would be the work done। नेचरली क्या होता है कि जितना आप फोर्स ज़्यादा लगाएंगे उतना उस बॉडी के अंदर मूवमेंट भी ज़्यादा होगी और उतना जो है वो वर्क भी ज़्यादा हो रहा होगा। अगर आप फोर्स कम लगाएंगे तो वर्क भी कम होगा। अच्छा, तो इस लिहाज से अगर हम बात करें तो वर्क का रिलेशन हमारे सामने मैथमेटिकल क्या निकलता है, जो हमने ऊपर अभी इसकी डिस्कशन की कि वर्क की कंडीशन ये है कि वर्क के अंदर फोर्स होनी चाहिए और फोर्स लगने के बाद बॉडी के अंदर मूवमेंट होनी चाहिए, मतलब बॉडी को डिस्प्लेसमेंट कवर करे, एक जगह से दूसरी जगह तक जाए। अदरवाइज़ जो अगर बॉडी एक ही जगह पर रुकी रहे और बॉडी पे फोर्स लगती रहे तो बेशक लगती रहे, वर्क नहीं होगा। तो अब
कितना वर्क ज़्यादा होगा, जब आप फोर्स ज़्यादा लगाएंगे तो वर्क ज़्यादा होगा। फोर्स ज़्यादा लगाने से वर्क क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि फोर्स ज़्यादा लगाएंगे तो बॉडी ज़्यादा दूर तक डिस्प्लेस होगी। तो ओवरऑल हमारे पास मैथमेटिकल रिलेशनशिप जो वर्क का निकलता है वो ये निकलता है कि वर्क जो है वो दो चीज़ों से रिलेटेड है, एक फोर्स और एक उसकी बॉडी के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट होनी है। तो वर्क को हम कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं, फोर्स को F से और डिस्प्लेसमेंट को स्मॉल s से। तो वर्क का फॉर्मूला आ जाता है W इज इक्वल टू F इंटू एस। अच्छा, इसके बाद जो मेन चीज़ है वो ये कि जो आपको पीछे बात बताई थी कि वर्क तब होता है जब बॉडी के अंदर फोर्स अप्लाई हो, डिस्प्लेसमेंट कवर हो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कहाँ पर हो, उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स अप्लाई की है। समटाइम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट डू नॉट हैव द सेम डायरेक्शन सच एज शोन इन फिगर। कई दफ़ा होता है कि आप फोर्स जिस डायरेक्शन में लगाते हैं तो उस डायरेक्शन में बॉडी डिस्प्लेस नहीं करती, लेकिन उसका कुछ पार्ट जो है वो उस डायरेक्शन में होता है। अच्छा, यहाँ पर एक और तरीके से भी हम वर्क की डेफिनेशन को देख सकते हैं। वो क्या है, मेन चीज़ ये है कि अगर आप वर्क कर रहे हैं बॉडी के ऊपर, बॉडी में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई करने से उसमें मूवमेंट या डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए, और डिस्प्लेसमेंट भी किस डायरेक्शन में होनी चाहिए, जिस डायरेक्शन में आप बॉडी पर फोर्स अप्लाई कर रहे थे। अगर फोर्स आपकी जिस डायरेक्शन में लग रही थी उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई तो फिर वर्क नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हुई है। अच्छा, वर्क को आप एक और तरीके से भी देख सकते हैं। वो क्या है, वो ये कि अगर लेट सपोज आप बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, अच्छा, और बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हो रही है। अब आप ये भी देख सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुई है, क्या उस डायरेक्शन के अंदर बॉडी के ऊपर कुछ फोर्स अप्लाई हुई है या नहीं हुई। कि फॉर एग्जांपल जिस तरह से अभी यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट स्टेज में हम देखते हैं कि आपके पास ये बॉडी है, इसके ऊपर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अब फोर्स जब इसी के से अप्लाई करेंगे तो उसके दो कंपोनेंट बनेंगे, जो अभी आपने रिसेंटली पीछे चैप्टर पढ़ा। उसमें क्या था कि आपके पास ये जिसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक कहलाएगा Fx, दूसरा कहलाएगा Fy। और बॉडी के साइड पे जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है। अच्छा, अब उसमें जो उसका Fy वाला कंपोनेंट है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रही है ना, ये नीचे डिस्प्लेसमेंट का एरो है। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में फोर्स कितनी अप्लाई हुई है। अगर आपने वर्क देखना है तो वर्क को दो तरीक़ों से देखा जा सकता है। एक ये कि जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स अप्लाई की है उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है। दूसरा आप ये भी देख सकते हैं जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुई है उस डायरेक्शन में फोर्स का कितना रोल प्ले हुआ है, फोर्स का कितना कंपोनेंट, फोर्स का कितना हिस्सा जो है वो उस डायरेक्शन में लगाया गया है जिस डायरेक्शन में आपकी डिस्प्लेसमेंट थी। तो जब आप फोर्स इस तरह से लगा रहे हैं तो फोर्स के दो पार्ट्स बन जाएंगे, एक Fx और एक Fy। तो Fx वो कंपोनेंट है फोर्स का जो उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हुई है। तो इसलिए अगर आप वर्क निकालेंगे तो आप इस वाले कंपोनेंट को Fx को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये दोनों एक ही डायरेक्शन में, वर्क के अंदर फोर्स के साथ डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई की जाती है, लेकिन वो वाली फोर्स जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हो। तो इस तरीके से आपके पास जो वर्क का प्रॉपर फार्मूला बनेगा वो फिर क्या बनेगा, W इज इक्वल टू Fx मल्टीप्लाई बाय S के वर्क के फार्मूले में आपके पास Fx जो है वो कंपोनेंट है जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होता है। तो इसलिए उसके जो प्रॉपर रिलेशन निकलता है वो यही निकलता है, W इज इक्वल टू Fx इंटू S। अब आपने परपेंडिकुलर कंपोनेंट का चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर नंबर 4, उसमें हमने पढ़ा था कि Fx किसके इक्विवेलेंट होता है, F cos थीटा के, उसका फार्मूला होता है F cos थीटा। इसलिए वर्क का कंप्लीट फार्मूला बन जाता है W इज इक्वल टू Fs cos थीटा। F क्या है, वो फोर्स जो आपने अप्लाई की थी, ये जो रेड कलर के एरो से रिप्रेजेंट हुई थी। S क्या है, वो डिस्प्लेसमेंट जो आपकी बॉडी ने कवर की है, जितना वो दूर गई है। और थीटा क्या है, थीटा वो एंगल है जो डिस्प्लेसमेंट और
ये रेड वाली फोर्स के बीच में मौजूद था, मतलब एस और एफ के बीच में जो एंगल था वो थीटा था। तो इस तरीके से उसका कंप्लीट जो फार्मूला है वो W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। शॉर्ट फॉर्म जो थी वो आपने पीछे देखी थी, W इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट के। लेट सपोज इसके ऊपर अगर आपने 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई की और 10 मीटर इसने डिस्टेंस कवर किया तो 5 मल्टीप्लाई बाय 10 50 जूल इसका वर्क आ जाएगा। वर्क की यूनिट जूल होती है। या दूसरी यूनिट देखें तो फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है और डिस्प्लेसमेंट की मीटर होती है, तो वर्क की दूसरी यूनिट न्यूटन इंटू मीटर भी बनती है। अगर आपने 5 न्यूटन फोर्स लगाई और 10 मीटर उसने डिस्प्लेसमेंट कवर कर ली तो आप कहेंगे कि आपने कितना वर्क किया है, 50 जूल का या 50 न्यूटन मीटर का आपने वर्क किया उस बॉडी पर। अब अगर आपके पास इस तरीके से फोर्स अप्लाई हो रही है, इस तरह की फोर्स कहाँ अप्लाई होती है, नॉर्मल जिस तरह से वो जो घास काटने वाली मशीन होती है ना, तो ग्रास मूवर जो है वो उसके अंदर आपके पास आप उसको ऊपर की तरफ जो है वो पुल कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से जो है वो उसका लेकिन वो मूव कर रही होती है, ऑन द ग्राउंड मूव कर रही होती है, डिस्प्लेसमेंट उसकी ऑन द ग्राउंड कवर हो रही होती है। तो इस तरीके से वहाँ पर उनके बीच में डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एक एंगल बन जाता है। तो अब सारी की सारी फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में इस्तेमाल नहीं हो रही होती। फोर्स का एक कंपोनेंट होता है जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होता है, वो कौन सा कंपोनेंट होता है, एफ एक्स। तो इस तरीके से आपके पास जो इसका फार्मूला बनता है वर्क का वो फिर W इज इक्वल टू एफ एक्स मल्टीप्लाई बाई एस या W इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा इंटू एस और फिर बाद में बन जाता है एफ एस कॉस थीटा। अब बुक से भी इसको देख लें, बुक वाले ने क्या फरमाया। सम टाइम फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट डू नॉट हैव द सेम डायरेक्शन। हियर द फोर्स एफ इज एक्टिंग एंड मेकिंग एन एंगल थीटा विद द सरफेस ऑन विच द बॉडी इज मूव्ड। यहाँ पर कभी कभी ऐसे होता है कि फोर्स इस तरह से बॉडी पे एक्ट कर रही होती है कि उसका एक एंगल थीटा एक्ट कर रहा होता है उस सरफेस के साथ, एक एंगल थीटा बन रहा होता है उस सरफेस के ऊपर फोर्स का, जिस सरफेस के ऊपर बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही होती है या बॉडी आगे की तरफ चल रही होती है। इस सूरत में वर्क का फार्मूला क्या होता है, रिजॉल्विंग एफ इंटू इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट एफ एक्स इक्वल टू एफ कॉस थीटा, एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। इन केस व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर नॉट पैरेलल, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इस तरह से पैरेलल नहीं होती जिस तरह से आपके पास ये पीछे वाले केस में था कि जिस डायरेक्शन में फोर्स थी उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट थी, फिर उसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर आपने डायरेक्ट फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को आपस में मल्टीप्लाई करना है और आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन जब पैरेलल नहीं होंगी, इस तरह का केस होगा, तो उस सूरत में फिर आपका काम क्या होगा कि अब आपने दो कंपोनेंट्स रिजॉल्व किए और अब आपको नज़र आ रहा है कि वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट से के साथ पैरेलल है, जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है, वो कौन सा है, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। इन केस व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर नॉट पैरेलल देन ओनली एक्स कंपोनेंट एफ एक्स पैरेलल टू द सरफेस काज द बॉडी टू मूव। और उसकी वजह क्या है कि हम वर्क में अंदर क्यों जो है वो उस कंपोनेंट को इस्तेमाल करते हैं जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होता है, उसकी वजह यह है कि वही कंपोनेंट होता है जो बॉडी को मूव करवा रहा होता है, दूसरा कंपोनेंट हमारा ज़ाया जा रहा होता है। इसलिए हम जो है वो सिर्फ उसी कंपोनेंट को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करके वर्क निकालते हैं। तो in case when the force and displacement are not parallel then the only fx parallel to the surface cause the body to move on the surface and not the y component fy। जो fy है उसका फिर उस सूरत में जो है वो कोई रोल नहीं होता बॉडी को मूव करवाने के लिए, इसलिए हम बीच में से उसको गायब कर देते हैं, निकाल देते हैं। अच्छा, तो वर्क का फॉर्मूला फिर क्या बन जाता है, एफ एक्स मल्टीप्लाई बाई एस। क्या फोर्स में से सिर्फ उस पार्ट को इस्तेमाल करें जो बॉडी को मूव करा रहा है, तो वर्क का फिर फार्मूला बन जाता है एफ कॉस थीटा इंटू एस और फिर बन जाता है एफ एस कॉस थीटा। तो इसलिए वर्क का की जो डेफिनेशन है वो क्या बनती है, वर्क इज़ डन व्हेन अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी डिस्प्लेसेस इट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। के वर्क कब होता है, जब बॉडी पर फोर्स एक्ट करती है और बॉडी डिस्प्लेस करती है, और डिस्प्लेस भी किस तरफ करती है, इन द डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स। जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स अप्लाई की उसी डायरेक्शन में बॉडी डिस्प्लेस हो रही होती है, तो वर्क हो रहा होता है। फिर आगे जो इसके बाद इम्पोर्टेंट और चीज़ है वो है कि वर्क स्केलर क्वांटिटी है, वर्क वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। दूसरी चीज़ जो है ना, वर्क के फार्मूले से नज़र आ रहा है कि वर्क दो चीज़ों पर डिपेंड करती है कि बॉडी पर फोर्स कितनी अप्लाई हुई है और बॉडी में डिस्प्लेसमेंट कितना था, और तीसरी चीज़ के बॉडी का के बीच में जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हुई है उनके बीच में एंगल थीटा, ये वाला जो एंगल थीटा आपको सामने नज़र आ रहा है, ये बीच में कितना था।
अब यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको क्लियरली नज़र आ रही हैं अगर आप कैलकुलेटर अपने हाथ में उठाएं। अच्छा, अगर दो चीज़ें आपस में पैरेलल हों उनके बीच में एंगल ज़ीरो होता है, दोनों एक ही डायरेक्शन में हों तो उनके बीच में कोई एंगल नहीं होता, तो थीटा ज़ीरो होता है। ये जो आपके पास साइन है ये एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, थीटा कहते हैं इसको। तो अगर दोनों फोर्सेस, एक फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पैरेलल हो तो थीटा ज़ीरो होगा, और कॉस ज़ीरो जब आप निकालते हैं तो वो आपके पास 1 आता है। तो ऑटोमेटिकली फिर ये फार्मूला पिछले वाला जो मेन फार्मूला था W इज इक्वल टू एफ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट जो इस केस में हमने पढ़ा था उसकी तरफ वो कन्वर्ट हो जाता है। और लेकिन अगर इस तरह से हो कि आप फोर्स लगा रहे हैं बॉडी पर बिल्कुल ऊपर की तरफ और बॉडी जा इस साइड पर ही है, जिस हमने बकेट वाली एग्जांपल आपको दी थी, तो उसमें एंगल 90 बन जाएगा कि फोर्स ऊपर की तरफ है और डिस्प्लेसमेंट कवर हो रही है इस तरफ, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल 90 हो जाएगा। जब एंगल 90 डिग्री हो जाएगा तो कॉस 90 ज़ीरो होता है, तो उस सूरत में फिर वर्क भी नहीं होगा। जो ओवरऑल हम इजीली कह सकते हैं कि इस फार्मूले से नज़र आ रहा है कि वर्क का फार्मूले में एक एफ आ रहा है, एक एस आ रहा है और तीसरा थीटा आ रहा है। तो ये तीन चीज़ें जो वर्क को निकालने के लिए अपना रोल प्ले करती हैं, इसलिए तीनों चीज़ें जो हैं वो तीनों चीज़ों पर वर्क डिपेंड करता है। वर्क की यूनिट क्या है, एक यूनिट आपकी जूल होती है और दूसरी यूनिट आपको बताइए फार्मूले से जो निकलती है वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के फार्मूले से वो न्यूटन इंटू मीटर निकलती है। तो 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर ऑब्वियसली फिर 1 जूल के इक्वल होगा। तो डेफिनेशन क्या बन जाएगी, द अमाउंट ऑफ वर्क इज़ 1 जूल। 1 जूल का वर्क कितना होगा, जब किसी बॉडी पर आप 1 न्यूटन की फोर्स लगाएंगे और उसमें कितनी मूवमेंट होगी या कितनी डिस्प्लेसमेंट वो करेगी बॉडी, 1 मीटर की, क्योंकि फार्मूला क्या था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये जो इसका मेन फार्मूला था फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के, अगर फोर्स अप्लाई हो 1 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट हो 1 मीटर तो वर्क आएगा 1 जूल। तो इस लिहाज से हम इजीली कह सकते हैं कि 1 जूल जो है वो 1 न्यूटन मीटर के बराबर होता है। तो ये आपके पास यूनिट ऑफ वर्क की या जूल की डेफिनेशन है। अब जूल जो है वो बहुत छोटी यूनिट है, तो हम बड़ी यूनिट डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। वो कौन सी, किलो जूल और मेगा जूल। 1 किलो जूल कितने जूल के बराबर होगा, ऑब्वियसली 1000 जूल के, 1000 जूल के। जबकि 1 मेगा जूल जो है वो, क्योंकि मेगा की वैल्यू 10⁻6 होती है, तो वो फिर 1,000,000 जूल के बराबर होगा। तो ये था। अब इसके बाद जो है वो यहाँ पर एक मिनी एक्सरसाइज है। इसके अंदर वो कहता है कि अ क्रेट इज़ मूविंग बाय पुलिंग द रोप अटैच टू इट। एक क्रेट है, आमों की पेटी है। अच्छा, तो a crate is moved by pulling the rope attached to it. It moved 10 meter on a straight horizontal road by 100 Newton force. How much? अब कितनी मूवमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है, 10 मीटर की। अच्छा, फोर्स कितनी लगाई है आपने, 100 न्यूटन की। तो वो कहता है कितना वर्क होगा, कब, अगर रस्सी, रोप और द रोप इज़ पैरेलल टू द रोड के, अगर आप उसको बिल्कुल ऐसे घसीट रहे कि जिस तरफ आपके पास रोड है, जिस डायरेक्शन में रोड है उसी के बिल्कुल पैरेलल आप रोप को भी पुल कर रहे हैं। तो मतलब इसका मतलब ये है कि रोप को अगर आप उस डायरेक्शन में पुल कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि फोर्स की डायरेक्शन फिर उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में बॉडी ने 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है। तो फिर हमारे साथ हमारे लिए सिंपल केस बन जाता है वो जो शुरू का है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फिर हमें एंगल थीटा की बात करने की ज़रूरत ही नहीं रहती। तो फिर हम जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फोर्स में आ जाएगा 100 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट में आ जाएगा 10 मीटर, तो वर्क निकल आएगा 1000 जूल। दूसरा है कि अगर रस्सी का एंगल 30 डिग्री बन रहा था रोड के साथ, तो फिर आप जो है ना उस सूरत में ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, और फिर आप इसमें फोर्स की जगह 100 लगाएंगे, डिस्प्लेसमेंट आपको 10 दी है वो लिखेंगे और थीटा की जगह 30 डिग्री लिखेंगे। कॉस 30 डिग्री कैलकुलेटर से निकालेंगे, फिर उसको 10 मल्टीप्लाई बाय 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आपके पास वर्क निकलेगा। तो ऑब्वियसली आप कंपेयर करेंगे तो जितना पहले केस में वर्क निकलेगा उतना सेकंड केस में नहीं निकलेगा, सेकंड केस में वर्क कम निकलेगा। क्यों? क्योंकि अब जो है वो फोर्स 100% उस डायरेक्शन में नहीं लगी जिस डायरेक्शन में बॉडी डिस्प्लेस हुई थी, तो उसका कुछ हिस्सा जो है वो उस डायरेक्शन में इस्तेमाल हुआ है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब आपके पास
जो वर्क है, जब उसका जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल थीटा बनता है तो वर्क जो है वो फिर इतना ज़्यादा नहीं होता। वर्क जो है वो कम हो जाता है जब उन दोनों के बीच में कोई एंगल थीटा हो रहा हो, बनिस्बत इसके कि वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हों। तो इसके बाद जो आपका नेक्स्ट ये आपके पास एग्ज़ाम्पल है, इसको आप खुद से कीजिएगा और इसके ऊपर थोड़ा सा अटेंटिव होकर इसको कीजिएगा और इससे रिलेटेड जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है उसको भी कीजिएगा। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में एनर्जी का जो टॉपिक होगा उसको फिर हम जो है वो इंशाल्लाह जो है वो देखेंगे। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़ व अस्सलाम।